नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम दुबे। आज प्रीवियस पेपर जो जेल प्रहरी का हुआ था 29 सितंबर 2018 का सुबह पाली का 9 बजे का वो पेपर मैंने उठाया है। तो कुछ बातें हमको ध्यान में रखना है इसमें कि जो हिंदी के 20 प्रश्न हैं वो उसमें से करीब 16 से 17 प्रश्न सिर्फ शब्दों से बने हैं। शब्दों का मतलब हमारा ये है कि वर्तनी से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से, पर्यायवाची से, विलोम से, इन सब चीज़ों से, मुहावरों से, इनसे 16-17 क्वेश्चन बने हैं। बाकी जो चीज़ें हैं रस के, छंद के, अलंकार के, इनके एक एक प्रश्न ही पूछे गए हैं। तो हमको ध्यान में रखना ये है कि किस चीज़ का वेटेज इसमें ज़्यादा था। मैंने जो पिछले साल के सभी व्यापम के पेपर हमने एनालिसिस किए हैं जेल प्रहरी के, तो उसमें पाया है कि शब्दों से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। 70 से 75% प्रश्न तो सिर्फ शब्दों से बन रहे हैं। तो उसमें हमको ध्यान रखना है। जैसे मैं आज एक आपको बताए दे रहा हूँ कि जो 20 प्रश्न है उस पर हम ध्यान देंगे कि कितने प्रश्न शब्दों से होंगे, क्या हमारा दायरा रहेगा, उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी कि कम समय में हम इसको पूरा कवर कर लें ताकि दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम मिल सके। पहला प्रश्न देखते हैं कि नि उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हम देख रहे हैं कि नि उपसर्ग, ये जो चार हैं, ये जो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, उन चार ऑप्शन में नि उपसर्ग वाला जो ऑप्शन है इसमें 3 जो है वो तो बड़ा नी आ रहा है उसमें, जबकि पेपर में पूछा गया है छोटा नी। तो छोटा नी संस्कृत के चूँकि 22 जो उपसर्ग हैं उसमें छोटा नी उपसर्ग है। जैसे परि, परा, अप, सम, अनु, अब, उत, प्रति, अभि, अब, अति, अनु, अब, उत, प्रति, उप, सु, वी, आ, नी। तो इस तरह से 22 उपसर्ग हैं जिसमें से एक छोटा नी वाला उपसर्ग है, उसमें बड़ा नी का कोई उपसर्ग नहीं है। जबकि 3 जो प्रश्न पूछे गए हैं इन तीनों में ही बड़ा नी से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अंगूर खट्टे होना। देखिए ये भी प्रश्न जो है शब्द से ही आया है और ये क्या बता रहा है कि यदि कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है तो उसको किस तरह से उस पर आप दोष निकालते हैं। कुछ चीज़, कोई काम आपसे नहीं हो पा रहा है तो सीधे न कह के कि मेरा काम नहीं हो पा रहा है, उसको दूसरे ढंग से आप बहाना बना रहे हैं कि अंगूर खट्टे होना। तो अंगूर खट्टे होने का मतलब है, ये वाला ऑप्शन तो इसका कोई सारगर्भित उत्तर ही नहीं है। जो दूसरा वाला प्रश्न है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही इस पे फिट बैठता है। ये वाले जो दोनों ऑप्शन हैं इनसे भी इनका कोई लेना देना नहीं है। तीसरा जो प्रश्न है, यथावत, यथावत का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ध्यान देंगे, आमतौर पर जब भी कभी लास्ट में वत आता है तो जो हलंत वाला शब्द रहता है वो सही रहता है। आपको मैं बताए देता हूँ, इस तरह का प्रश्न वर्तनी के लिए होता है और अंग्रेजी माध्यम के जो छात्र रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कत जाती है वर्तनी में। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि यथावत वाला जो शब्द है, देखिए यथवत, यथवत, याथावत, ये वाला शब्द इससे किसी प्रकार का मेल नहीं खाता और जो सही उत्तर है वो बी, इसका ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पंचवटी। देख लिए समास से ही ये भी शब्द का ही प्रश्न बन के आ गया है। तो पंचवटी का मतलब है 5 वटों का समूह और इसका जो उत्तर है वह द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु समास में समूह से मतलब होता है। समूह से मतलब सिर्फ द्विगु समास में है। जैसे पंचानाम, बटानाम, समाहारा है, इसका आप कह सकते हैं एक कन्फ्यूज़न वाला ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, और बहुब्रीहि समास ये नहीं होगा। उसके पीछे वजह देखिए क्या है। मैं एक वाक्य बोलता हूँ, मैंने बोला चतुर्भुज, तो मैंने जब बोला चतुर्भुज इसका मतलब 4 भुजाओं वाला, तो चतुर्भुज बोलने पर यह द्विगु समास हुआ। लेकिन अगर मैंने बोला, कोई शब्द बोला, कोई वाक्य बोला, मैं चतुर्भुज की पूजा करता हूँ और चतुर्भुज शब्द के नीचे अंडरलाइन कर दिया, तो जो चतुर्भुज शब्द था वो अब चतुर्भुज के लिए ना होकर जो विष्णु जी हैं उनके लिए हो गया। तो मैं चतुर्भुज की पूजा करता हूँ, वहाँ चतुर्भुज के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो वो हो जाएगा सीधे सीधे बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर सीधा पूछा जाए कि सिर्फ चतुर्भुज कौन में क्या समास है,
तो वो हो जाएगा द्विगु समास। जब मैंने समास पढ़ाया था तो ये शब्द को मैंने भी बड़े अच्छे से बताया था इन सब बातों को। अगला जो हमारा प्रश्न बन के आ रहा है, आ उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। फिर से वही बात है कि इन तीनों में इसमें इसमें और इसमें छोटा आ की बात की जा रही है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले आते हैं। अब ये छोटा आ लगा होने के कारण आ उपसर्ग तो यहाँ होगा नहीं। एक शब्द बचता है ऑप्शन नंबर 3, और ये आभरण जो है इसका सही उत्तर है। हम नोटिस करते चल रहे हैं कि शब्दों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, कमान का निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द है। ये भी शब्द से ही संबंधित क्वेश्चन है, विलोम शब्द से पूछा गया यह प्रश्न है। यह इसके जो उत्तर हैं, ये कमान सभी को पता है कि अब ये तीर दे दिया है तो तीर उत्तर सही है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम का जो स्टूडेंट होगा उसको ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में प्रॉब्लम जाएगी कि तिर है कि तीर है। तीर लिखने का जो तरीका है वो सही क्या है। तो इसलिए इस तरह का प्रश्न हिंदी माध्यम के बच्चों को कम, अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को ज़्यादा परेशान करता है। अगला क्वेश्चन है त्रिफला। ये भी शब्द से ही क्वेश्चन बना है, और इसमें जो त्रिफला 3 फलों का समूह, 3 फल कौन कौन से तो वो जानना है, हर्रा, आंवला, बहेरा, 3 फलों का वो समूह था। इसलिए इसमें जो भी 3 उत्तर मिल रहे हैं वो कोई भी उत्तर नहीं आया, और जो चौथा उत्तर है ये द्विगु समास इसमें बिल्कुल सही है कि हर्रा, आंवला, बहेरा को ही आदमी त्रिफला बोलता है। और उस त्रिफला शब्द का मतलब इसमें भी समूह होने के कारण, ये जो समूह शब्द है, जैसे दशानन को आदमी बोल दिया 10 सिरों का समूह तो वो गलत है। 10 हैं सिर जिनके, अर्थात, तो अर्थात वाली बात, अर्थात कोई अन्य आएगा, इस वजह से वहाँ बहुब्रीहि होता है। लेकिन समूह वाली जो बात होती है वो द्विगु समास में बैठेगी। अगला जो प्रश्न है, भक्ति रस का स्थायी भाव, ये रस से क्वेश्चन पूछा हुआ है। भक्ति रस का स्थायी भाव पूछा है क्योंकि भक्ति रस श्रृंगार से ही संबंधित है, और जो भक्ति रस का स्थायी भाव होता है वो होता है देव विषयक रति, आपको पेपर में मिल जाता है। लेकिन इसमें एकमात्र ऐसा है रति से संबंधित जो स्थायी भाव को बताता है वो रति। बाकी जो तीनों हैं वो तीनों में ही किसी प्रकार का स्थायी भाव ये तीनों हैं ही नहीं। तो एक ही बचता है देव विषयक रति या ईश्वर विषयक रति, तो ये वाला उत्तर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 9वां, संकल्प के लिए। ये सीधे सीधे देखा जाए तो ये संधि से ज़्यादा संबंध लेता है। समधन कल्प में जैसे ऐसा लिखा है हमने, तो ये संधि को कैसे समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए एक तरफ ये क है, तो चूँकि क का जो पंचमाक्षर होता है क ख ग घ अंग, तो क का रूपांतरण चूँकि अंग और ञ का अब थोड़ा सा लोप हो गया है अब की हिंदी में, तो वर्तनीगत वो अंग और ञ एक बिंदु का रूप ले लेती हैं, तो इसकी जगह सिर्फ एक बिंदु लग जाता है और ये उत्तर सही हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कि संकल्प के लिए पहला वाला जो विकल्प है वह बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में कल्प लिखा है जो कि यहाँ से ही संबंध में आ रहा है कि ये नहीं होगा। तीसरे वाले में ये सन लिखा है, ये इसका मतलब सन होता है न कि सम। तो जब हम संकल्प पढ़ेंगे तो वो संग बन जाएगा। ये है सम में हलंत नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह से सभी विकल्प को देखते हैं। ये संधि का प्रश्न है, व्यंजन संधि का ये प्रश्न है इसका। अगला जो उदाहरण है किंकर, ठीक उसी तरह व्यंजन संधि का ही है। जैसे उसमें फिर से वही बात होगी कि किंकर वाले में भी किम धन कर, ये जो विकल्प बना हुआ है हमारा, जो चौथा वाला विकल्प है किम कर, ये वाला शब्द है चूँकि क ख ग घ अंगा, तो ये जो क का पंचम अक्षर होगा अंगा, अब चूँकि अंगा का अब प्रयोग होता नहीं है, इस वजह से माँ हट के सिर्फ एक बिंदी यहाँ पे आ जाएगी और बन जाएगा किंकर। ये भी व्यंजन संधि का है, यानी व्यंजन संधि के ही देखिए 2 प्रश्न बन गए। अभी भी शब्द से ही ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। अगला जो प्रश्न है लक्षण, लक्षण का जो शुद्ध, इसमें यह प्रश्न बर्तनी का है। पहली बात, ये जो
तीन ऑप्शन हैं, इनका कोई शाब्दिक अर्थ होता ही नहीं है। एक ये लक्षण जो है, ये लक्षण का तद्भव शब्द होता है। तो लक्षण का तत्सव ये जो है लांछन या लक्षण उसी से संबंधित है, तो ये उसका तद्भव शब्द है। और इसी से ये पहला जो वाला विकल्प है वो वाला विकल्प सही है, क्योंकि बाकी जो तीन हैं वो किसी तरह से कोई मेल ही नहीं रखते हैं, किसी शब्द से ही मेल नहीं रखते। जो बाद में अधिकारी बने, देखा जाए तो ये एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रश्न है, तो ये भी प्रश्न शब्द से ही मिलके आया। अब तक 12 प्रश्न जो हुए उसमें रस को छोड़कर सभी प्रश्न जो हैं वो शब्द से ही संबंधित थे। तो ये वाला भी एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहिए और चाहे बर्तनी वाला कहिए इसको कि ये बर्तनी का प्रश्न है। तो इसमें लिखा है उत्तराधिकारी, 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 जो तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो विकल्प बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बाकी जो है वर्तनीगत अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न जो है, जिसने ऋण उतार दिया हो अर्थात उऋण, तो उऋण वाला शब्द जो है तीसरा, ये भी शब्द से ही संबंधित प्रश्न पूछा गया। उऋणी कोई शब्द नहीं, ये अनऋण भी कोई शब्द नहीं। ऋणी शब्द होता है, लेकिन ऋणी मतलब जिसको ऊपर कोई ऋण हो, न कि उतारा गया हो। तो उऋण वाला जो विकल्प है यह उतार देने के संदर्भ में है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। पहला जो ऑप्शन दिया है अनंग मर्दन, मर्दन शब्द का होता है मारने वाला, मर्दन मारने वाला, ये इसलिए ये पहला गलत हो गया। अनंग मादन मनोज, ये मादन शब्द भी नहीं। अनंग मदन मनोज। अच्छा देखिए, कामदेव की जो पर्यायवाची है, चूँकि कामदेव का जन्म जो हुआ वो मन में हुआ, मनः धन ज, इसलिए मनोज, मनः धन ज विसर्ग संधि के कारण जो है ये मनोज बना है शब्द की मन में जन्म लेने वाला। तो चूँकि मनोज शब्द जो है और मदन मतलब मद मस्त करने वाले, अनंग मतलब जिनका अंग न हो या दूसरा अंग हो। तो चूँकि एक बार शिव जी ने मार दिया था, उसके बाद उनने कहा था कि अब आपका जन्म जो है आत्मा में होगा, मन में होगा, इसलिए इनको मनोज या मनसिज भी कहते हैं कि मन में जन्म लेंगे। अगला जो उत्तर है, भौहन त्रासति मुख नटति आँखिन सो लपटाति ऐंच छुड़ावती ऐंच कर आगे आवत जाति। बिहारी की ये रचना है। बिहारी श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कितनी शानदार पंक्तियां हैं इनकी। एक नायक और नायिका के मिलन का इनने वर्णन किया है। भौहन त्रासति, भौहों से नायिका डराती है। मुख नटति, मुख से मना करती है। आँखन सो लपटाती, आँखें देखकर आँखों से प्यार भी जताती हैं। ऐंच छुड़ावत ऐंच कर, हाथ को छुड़ाकर, बार बार हाथ को छुड़ाकर कि हम जाना चाहते हैं, हाथ भी छुड़ाती हैं और आगे आवत जाती और पास भी आती जाती हैं। हाथ छुड़ाने का बहाना करके कि हम जा रहे हैं दिखावा करती हैं, विरोध करती हैं, लेकिन पास आती जाती हैं ऐसा करते हुए। तो यहाँ पर यह श्रृंगार रस का उदाहरण है। और ध्यान रखेंगे कि बिहारी श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, भूषण वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अगला जो प्रश्न है, घर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों को चुनना है। पहला जो विकल्प है सदन निकेतन होता है, जबकि शब्द होता है निकेतन। तो सदन निकेतन गेह, ये तीनों जो ऑप्शन नंबर बी है सदन निकेतन गे, ये घर के लिए, ये भी शब्दों से ही बना प्रश्न है। तो सदन निकेतन गेह पर्यायवाची शब्द, हमने जब पर्यायवाची क्लास ली थी तो करीब 1500 पर्यायवाची शब्द की चर्चा की थी वहाँ पर। तो घर की पर्यायवाची भी उन्हीं में से है। गेह शब्द जो है गृह का तद्भव है, गृह तत्सम शब्द है, उसी का तद्भव जो है गेह है। बाकी इसमें निकेतन लिखा है लेकिन यहाँ गह लिखा है
और यहाँ पे साधन लिखा है सदन को, तो इसलिए ये तार्किक उत्तर ये दोनों नहीं हुए। अंत प्रत्यय शब्द से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्यान दें कि यहाँ भी ये शब्द का ही प्रश्न आया, और शब्द प्रत्यय चूंकि शब्द के अंत में लगते हैं, मूल शब्द के अंत में लगते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। अब यहाँ अंत, ये सब में शुरू में ही प्रत्यय लगा हुआ है, अब अंत में सिर्फ एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसमें अंत में लगा हुआ है, तो बिना किसी सोच के हम चौथे ऑप्शन पर इसमें टिक मार सकते हैं तुरंत। अगला जो है, करुण का निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही है? अब चूंकि करुण का विलोम होता है निष्ठुर, अब निष्ठुर की, इसमें ये निष्ठुर का वर्तनीगत उत्तर पूछना चाह रहा है, वो आपसे विलोम भी जानना चाह रहा है और विलोम के साथ साथ वर्तनी भी जानना चाह रहा है। ये दोनों आपसे प्रश्न पूछा गया, एक ही प्रश्न में विलोम और वर्तनी दोनों पूछ लिया। तो जो निष्ठुर का शब्द होता है वर्तनी, वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ये निष्ठुर लिखा हुआ है तो ये गलत, ये निष्ठुर लिखा हुआ है, ये निष्ठुर लिखा हुआ है, ये दोनों गलत। तो जो बी ऑप्शन है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही है। अगला जो 19वां प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती? ये देखिए अलंकार का प्रश्न आया, एक रस का प्रश्न, दो रस के प्रश्न पूछे जा चुके हैं और एक अलंकार का प्रश्न पूछा हुआ है। करुणा कलित हृदय में विफल रागिनी बजती, इसमें रस जो है वह करुण रस है, अगर रस पूछा होता तब, लेकिन इसमें अलंकार पूछा हुआ है। अलंकार में क की आवृत्ति जो है वो एग्जैक्टली 2 बार हुई है। चूँकि अनुप्रास अलंकार इसका उत्तर है कि जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगर एग्जैक्टली 2 बार होती है तो छेकानुप्रास, 2 से अधिक बार होती है तो वृत्त्यानुप्रास। इसी तरह अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, छेका, वृत्त्या, श्रुत्वा, अंत्या, लाटा। तो ये 5 भेद हैं, तो अलंकार वाले पोर्शन में मैंने इसको क्लियर कराया हुआ है। तो करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती में अनुप्रास अलंकार इसका सही उत्तर है। बाकी ये वाला जो ऑप्शन है, ये ज़्यादातर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। उपमा अलंकार एक अर्थालंकार है, ये भी आप जाने रहेंगी। लास्ट जो प्रश्न है, देख दोपहरी घाम की छाहों चाहत छाए, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? देखिए दख दोपहरी घाम की, तो यहाँ भी वही जो ऊपर वाला प्रश्न था उसी को आप समझें कि दोबारा इसने नोट करा दिया। द की 2 बार आवृत्ति है और ऑप्शन भी उसने लगभग सेम ही रखा है, इसका उत्तर भी अनुप्रास अलंकार ही होगा। अगले क्लास में हम अगला जो पेपर होगा उसको फिर से आपके साथ पूरा इसको एक्सप्लेनेशन देंगे आपका। तब तक के लिए नमस्कार।